बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पर थे, तो संविधान बनाने का पूरा श्रेय उन्हें ही क्यों दिया जाता है? आखिर जब संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे तो अकेले अंबेडकर जी को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों लोग मानते हैं कि भारत का जो संविधान है उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब के द्वारा ही बनाया गया? ये सारे सवाल हर किसी के जहन में आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही ये तय हो गया था कि अब अंग्रेज भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर अंग्रेज भारत छोड़कर जाते हैं तो इतने बड़े देश की जिम्मेदारी सौंपी किसे जाए? आखिर वो कौन होगा जिसके हवाले पूरा देश होगा? आखिर कांग्रेस में वो कौन कौन से नेता होंगे जिन्हें अंग्रेज देश चलाने की जिम्मेदारी देंगे? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दल की दिल्ली तक पहुंचा। सितंबर 1946 में अनंतरिम सरकार बनी। इस टीम में 3 लोग शामिल थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। इस दल ने सभी पक्षों से मिलकर बात की। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत की आज़ादी के बाद अंग्रेज भारत की सत्ता संविधान सभा को सौंप देंगे। इस संविधान सभा में कौन कौन होगा, इसके लिए एक चुनाव होगा और ये भी तय हुआ कि संविधान में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 सदस्य प्रांतों से जबकि 93 सदस्य प्रिंसिपल स्टेट यानी रियासती से होने थे। 26 जून को कैबिनेट मिशन की इस योजना पर आम सहमति बनी। 29 जून को मिशन वापस लौट गया। इसी मिशन की सिफारिश के तहत अनंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इससे पहले कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा की 385 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हो गए थे। उस चुनाव में अम्बेडकर जी भी एक उम्मीदवार थे, जो बम्बई से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के लोग भी चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान सभा का सदस्य होना चाहिए। तब बंगाल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उम्मीदवार बनाया गया। मुस्लिम लीग के वोटों के जरिए अम्बेडकर जी को चुनाव जीत गए और संविधान सभा के सदस्य बन गए। लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी थी। जिस मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के चुनावी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, उसी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसी बीच 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया था कि 2 देश और 2 संविधान सभाएं बन सकती हैं। ब्रिटिश सरकार के इस मानने भस को मुस्लिम लीग ने अपनी जीत के तौर पर देखा और फिर 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग से कोई भी उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा और एक अलग देश की मांग रख दी। लाख कोशिश के बाद भी जब मुस्लिम लीग के लोग नहीं माने तो संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा की बैठक के 5वें दिन 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव पेश किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका अनुमोदन किया। हर सदस्य को इस पर अपनी बात रखनी थी। शुरुआत तो इसी से हुई कि जब मुस्लिम लीग के सदस्य इस सभा में शामिल नहीं होते तो बात होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग का अड़ियल रवैया देखकर संविधान सभा के ज़्यादातर लोग आगे बढ़ने पर राजी हो गए। जब पहली बार संविधान सभा में बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 17 दिसंबर 1946 वो तारीख जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार संविधान सभा में बोले। हालांकि उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर से पहले 20-22 और सदस्य थे जिन्हें बोलना था। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानियों में लिखते हैं कि अम्बेडकर 17 दिसंबर को बोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि और भी लोग उनसे पहले बोलने वाले हैं, लिहाजा उनका नाम अगले दिन आ सकता है, तब वो तैयारी करके संविधान सभा में बोल सकते हैं। लेकिन और लोग को पीछे हटते हुए 17 दिसंबर को ही संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अम्बेडकर को बोलने के लिए आमंत्रित किया। उस दिन अम्बेडकर बोले और खुलकर बोले।
और ऐसा बोले कि उनका कहाँ इतिहास हो गया। बकौल राम बहादुर राय की किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झगड़े को सुलझाने की एक और कोशिश करनी चाहिए। मामला इतना संगीन है कि इसका फैसला एक या दूसरे दल की प्रतिष्ठा के ख्याल से ही नहीं किया जा सकता। जहां राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहां नेताओं, दलों और संप्रदायों की शानों का कोई मूल्य नहीं रहना चाहिए। वहां तो राष्ट्र के भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि शक्ति देना तो आसान है, पर बुद्धि देना उतना ही कठिन। अप्रैल 1947 को संविधान सभा का तीसरा सत्र शुरू। लंबे वाद विवाद के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने लक्ष्य संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, जो संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। हालांकि उस दिन तक भी मुस्लिम लीग का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया। टकराव और बढ़ गया और तब 13 फरवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि उनकी अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग के मंत्री इस्तीफा दे दे। सरदार पटेल ने भी यही दोहराया। इस बीच 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए एटली ने शर्त रखी और शर्त यह थी कि जून 1948 से पहले संविधान बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर ब्रिटिश हुकूमत को विचार करना होगा कि सत्ता किसे सौंपी जाए। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा का तीसरा सत्र शुरू हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एटली की घोषणा के बारे में सबको बताया और कहा कि अब संविधान सभा को अपना काम तुरंत करना होगा। अंबेडकर दोबारा बम्बई से संविधान सभा के सदस्य बने। इससे ठीक पहले 24 मार्च 1947 को नए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आ गए और चंद दिनों में ही यह तय कर दिया था कि भारत का बंटवारा होगा और भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे। और अब इसकी वजह से संविधान में फिर बदलाव होना था। जिस सीट से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, वो सीट पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इस तरह अंबेडकर एक बार फिर से संविधान से बाहर हो गए। लेकिन तब संविधान सभा के लोगों ने यह तय कर लिया था कि अंबेडकर का संविधान सभा में रहना जरूरी है। तब बम्बई प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे बीजी खेर। उन्होंने संविधान सभा के एक और सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता M.R. जयकर को इस्तीफा देने के लिए राजी किया। M.R. जयकर ने इस्तीफा दिया और इसी जगह पर अंबेडकर फिर से संविधान सभा में शामिल हो गए। 14 अगस्त 1947 को रात 12 बजते ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, संविधान सभा ने भारत का शासनाधिकार ग्रहण कर लिया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर अंबेडकर। आज़ादी मिलने के बाद और सत्ता का हस्तांतरण संविधान सभा के पास होने के साथ ही संविधान सभा अपने मूल लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी। इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सर्वसम्मति से पास कर दिया और प्रारूप समिति में और भी 6 सदस्य थे। 30 अगस्त 1947 से संविधान सभा स्थगित कर दी गई ताकि संविधान का मसौदा या कहिए प्रारूप बनाया जा सके। 27 अक्टूबर से प्रारूप समिति ने रोजमर्रा का काम शुरू किया। वाद विचार के बाद 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने संविधान का प्रारूप रखा। राजेंद्र प्रसाद ने इस मसौदे को सरकार के मंत्रालय, प्रदेश सरकारों और विधान सभाओं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भेज दिया ताकि सबके सुझावों को शामिल किया जा सके। जो सुझाव आए उन पर प्रारूप समिति ने 22 मार्च से 24 मार्च 1948 के बीच विचार विमर्श किया। 3 नवंबर 1948 से फिर से संविधान सभा की बैठक शुरू हुई और 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर से मसौदे पर बात की और संविधान सभा को कहा कि ये मसौदा उस समिति ने बनाया है जिसे इसी संविधान सभा ने बनाया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर है। 4 नवंबर को उसी दिन अंबेडकर ने मसौदे को संविधान सभा के पटल पर रखा। आने वाले दिनों में कुछ संशोधन और सुझाव भी हुए, कुछ माने गए और कुछ को खारिज कर दिया गया। फिर 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि अब हम संविधान के तृतीय पठन को आरंभ करेंगे।
इसका अर्थ था कि अब संविधान बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मसौदे समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुकारा। वो खड़े हुए और कहा, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूँ कि संविधान को सभा ने जिस रूप में निश्चित किया है उसे पारित किया जाए। इस प्रस्ताव पर 17 नवंबर 1949 से 25 नवंबर 1949 तक बहस हुई और फिर 26 नवंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आखिरी अध्यक्षीय भाषण दिया। भाषण खत्म होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने पूछा, यह प्रश्न है कि संविधान के द्वारा निश्चित किए गए रूप में यह संविधान पारित किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानियों में लिखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सवाल पर ध्वनिमत से संविधान स्वीकृत किया गया। सदन में देर तक तालियां बजती रही और फिर 26 जनवरी 1950 को देश को वो संविधान मिला जिसके लिए हम गर्व से कहते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने में अम्बेडकर जी का वो योगदान है जिसकी वजह से उन्हें भारत के संविधान का निर्माता की उपाधि मिली हुई है।